द स्टोरी बिगिंस इन द ईस्टर्न कॉन्टिनेंट, जहां बारबेरियन फोर्सेस और एल्डोरन किंगडम के डिफेंडिंग सोल्जर्स के बीच एक भयंकर क्लैश हो रहा होता है। ब्लडी बैटलफील्ड में हालात इतने खतरनाक होते हैं कि पावरफुल बारबेरियंस पूरी तरह अपर हैंड ले लेते हैं और एल्डोरन फोर्सेस को ऐसे चीर देते हैं जैसे वो पेपर हो। चारों तरफ सिर उड़ते दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी एल्डोरन ट्रूप की कैप्टन सरफिना अपने साथियों को छोड़ने से मना कर देती है। वो अपने सोल्जर्स को रैली करती है और कहती है कि लड़ाई जारी रखो और रिट्रीट के लिए एक रास्ता बनाओ। सरफिना खुद भी कई बारबेरियन सोल्जर्स को काटते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि उनकी साइड पर कैजुअल्टीज बहुत ज्यादा हो चुकी है और अब जिंदा बचकर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है। तभी अचानक बारबेरियन साइड से एक नया मॉन्स्टर सामने आता है। वाया, एक जाइंट बारबेरियन एलीट, अपने मैसिव ब्लेड के साथ एल्डोरन सोल्जर्स को आसानी से श्रेड करता हुआ सीधे सरफिना के सामने आकर लैंड करता है। वाया तुरंत पहचान लेता है कि सरफिना ही यहाँ की एक्सपीरियंस्ड कैप्टन है और वो उसे 1-on-1 फाइट के लिए चैलेंज करता है। सरफिना जानती है कि इस मॉन्स्टर के ह्यूज ब्लेड के सामने कोई और टिक नहीं पाएगा, इसलिए वो इस फाइट को एक्सेप्ट कर लेती है ताकि अपने सोल्जर्स को एस्केप करने के लिए थोड़ा टाइम मिल सके। वो अचानक ऊंची छलांग लगाती है और ऊपर से वाया पर हमला करती है, लेकिन वाया आराम से खड़े खड़े उसके अटैक को पैरी कर देता है। फिर वो अपनी इमेंस पावर से सरफिना पर वार करता है और उसे जोर से साइड में उड़ा देता है। सरफिना जमीन पर लैंड करती है, तुरंत खुद को संभालती है और फिर से वाया पर अटैक लॉन्च कर देती है। अब दोनों के बीच एक इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है, जहां वो एक दूसरे पर लगातार वार करते हैं। हालांकि सरफिना इम्प्रेसिव तरीके से वाया की स्ट्रेंथ के साथ मैच करती है, लेकिन उसकी ओवरवेलमिंग पावर फिर भी उसे पीछे धकेलती रहती है। आखिरकार कोई और ऑप्शन न बचने पर सरफिना अपनी अल्टीमेट टेक्निक यूज करने का फैसला करती है, जो उसके शरीर पर एक पावरफुल मैजिक एनहांसमेंट कास्ट करती है। अपनी बची हुई सारी ताकत जुटाकर सरफिना जोर से गरजती है और अपनी तलवार के साथ वाया के आखिरी वार का सामना करती है। जैसे ही दोनों की तलवारें टकराती है, एक तेज आवाज गूंजती है और अचानक एक तलवार टूटकर दूर जमीन पर जा गिरती है। एल्डोरन सोल्जर्स हैरानी से देखते रह जाते हैं। उनकी कैप्टन सरफिना अब एक टूटी हुई तलवार के साथ खड़ी होती है, पूरी तरह हार चुकी। सरफिना धीरे धीरे अपने घुटनों पर गिर जाती है और अपनी हार स्वीकार कर लेती है। वाया उसे देखकर ईमानदारी से उसकी तारीफ करता है कि उसने इतने लंबे समय तक उसका सामना किया। सरफिना उससे कहती है, एक योद्धा की तरह मुझे मार दो, लेकिन वाया उसे मारने से मना कर देता है। इसके बजाय वो एक डरावनी मुस्कान देता है और कहता है कि वो उसे जिंदा रखेगा और उसके शरीर का इस्तेमाल करेगा। ये सुनकर माहौल और भी डरावना हो जाता है। इसके बाद सरफिना बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो खुद को एक अंधेरी जेल की कोठरी में पाती है। उसने फटे हुए कपड़े पहने होते हैं और उसके हाथ पैर मजबूत जंजीरों से बंधे होते हैं। वो घबराकर इधर उधर देखती है और धीरे धीरे सब कुछ याद करने लगती है कि वो बारबेरियन से हार चुकी है और अब उनकी कैदी है। जैसे ही उसे वाया की आखिरी बात याद आती है, वो डर से भर जाती है। वो सोचने लगती है कि बारबेरियंस उसके साथ क्या करेंगे। क्या वे उसे गुलाम बना देंगे या उसे दर्द देकर अपना मनोरंजन करेंगे। और फिर उसके मन में सबसे डरावना ख्याल आता है, क्या वाया उसके शरीर को एक औरत की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। सरफिना एक अविवाहित नोबल लड़की है और ये सोच ही उसे अंदर तक डरा देती है। एक क्रूर बारबेरियन के हाथों अपनी पवित्रता खोने का डर उसे बेचैन कर देता है। फिर उसे अपने साथियों की याद आती है। वो समझती है कि जब वो बेहोश हुई थी तब उसके साथी अभी भी बारबेरियन से घिरे हुए थे। शायद वे सभी मारे गए होंगे या फिर उसकी तरह कैदी बना लिए गए होंगे। ये सोचकर उसके अंदर गहरा दुख और निराशा भर जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा उसे अपने किंगडम के आम लोगों की चिंता होती है, क्योंकि ईस्टर्न लैंड के बिना उनकी फसलें उग नहीं पाएंगी और उनके पास खेती के लिए जमीन नहीं बचेगी। इन सभी पछतावों के साथ एक मजबूत कैप्टन होने के बावजूद सरफिना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी अचानक उसे अपने पीछे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो मुड़कर देखती है और वहाँ उसे सरसी दिखाई देती है, एक महिला सेविका जो अपने साथ पानी लेकर आई है। सरफिना उसे ध्यान से देखती है और नोटिस करती है कि सरसी की कमर पर कुछ औजार और प्लायर्स लगे हुए हैं। तो वो डॉट सरफिना सोचती है कि सरसी यहाँ उससे इंफॉर्मेशन निकालने के लिए
उसे टॉर्चर करने आई है। लेकिन सर्सी टॉर्चर के बारे में कुछ नहीं कहती, बल्कि वो बताती है कि वह यहाँ सरफिना को किंग वाय के लिए एक परफेक्ट ट्रॉफी की तरह तैयार करने आई है। इसके बाद वो सरफिना को दीवार से जंजीरों में बांध देती है ताकि वो हिल भी न सके, और सरफिना खुद को किसी भी ब्रूटल ट्रीटमेंट के लिए मेंटली तैयार कर लेती है। उसी समय डंजन के बाहर वाय उसके पास जाने के बारे में सोच रहा होता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा उत्साह चमक रहा होता है। वापस प्रिजन सेल में सर्सी सरफिना को साफ कर रही होती है, क्योंकि उसका शरीर वॉर के बाद बहुत गंदा हो गया था। जब सफाई पूरी हो जाती है तो सरफिना सर्सी से पूछती है, एक स्लेव के लिए तुम इतना सब क्यों कर रही हो? सर्सी कामली जवाब देती है कि सरफिना का शरीर बैटलफील्ड की वजह से बहुत गंदा था, इसलिए वो सिर्फ उसे साफ कर रही थी। फिर सर्सी कैजुअली उसके अपीयरेंस पर कमेंट करती है। वो हैरान होती है कि यही वो वुमन है जिसने इतने लंबे समय तक उसके मास्टर वाय का सामना किया। सर्सी बताती है कि उसे लगा था सरफिना ज्यादा मस्कुलर होगी क्योंकि वो वाय जैसे ताकतवर इंसान के सामने टिक पाई, लेकिन असल में वो बस एक फेमिनिन गर्ल। ये सुनकर सरफिना का ईगो हर्ट हो जाता है, क्योंकि वो सोचती है कि उसके जैसे नाइट के पास गर्ली या क्यूट दिखने का कोई समय ही नहीं होता। सर्सी उसके इमोशंस समझ जाती है, लेकिन वो बताती है कि वाय को सरफिना का लुक काफी पसंद आया है। ये सुनकर सरफिना और भी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन सर्सी इससे ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने से मना कर देती है। इसके बजाय वो धीरे से सरफिना को वार्निंग देती है कि वो अब कभी भी बारबेरियन टेरिटरी से बाहर नहीं जा पाएगी, और ये कहते समय उसके हाथ में एक शार्प नाइफ होता है। सरफिना को लगता है कि अब उसका अंत करीब है। वो डेस्परेटली अपनी जंजीरों से छूटने की कोशिश करती है, किसी मिरेकल की उम्मीद में। जैसे जैसे सर्सी उस शार्प नाइफ और ठंडे मेटल प्लायर्स के साथ करीब आती है, आखिरकार सरफिना हार मान लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन अचानक कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। सर्सी उसे चोट पहुंचाने के बजाय उसकी जंजीरें काट देती है और फिर उसके फिंगरनेल्स ट्रिम करती है और उसके शरीर पर एक साफ ड्रेस पहना देती है। जब सरफिना अपनी आंखें खोलती है तो वो नोटिस करती है कि उसके कपड़े काफी अच्छे हैं और उस ड्रेस से परफ्यूम की खुशबू भी आ रही होती है। वो हैरान रह जाती है और सोचने लगती है कि बारबेरियंस अपने प्रिजनर को ऐसा सेंटेड ड्रेस क्यों देंगे? क्या वे उसे किसी सैक्रिफाइस या रिचुअल के लिए तैयार कर रहे हैं? वो सर्सी से कुछ पूछ पाती उससे पहले ही उसे ऊपर सरफेस से एक जोरदार रोर सुनाई देता है। सर्सी कंफर्म करती है कि वाय आ चुका है। कुछ ही देर में वो मैसिव बारबेरियन किंग धीरे धीरे चलते हुए सरफिना के प्रिजन सेल में एंटर करता है। अंदर आते ही वाय फॉर्मली अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो बारबेरियन ग्रेट चीफ ऑल्डन वन का बेटा है। दूसरी तरफ सरफिना उसके मैसिव बॉडी और गोल्डन आईज को ऑब्जर्व करती है और रियलाइज करती है कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता। फिर उसे अपने ग्रैंडफादर की एक पुरानी कहानी याद आती है जिसमें उन्होंने एक एक्सपेडिशन के बारे में बताया था, बारबेरियन सोल्जर्स। उसे अपने ग्रैंडफादर की बात याद आती है कि उस समय भी ये पावरफुल ब्रूट्स आसानी से ह्यूमन फोर्सेस को ओवरपावर कर देते थे और अपने रिचुअल्स के लिए उनके दिल निकाल लेते थे। ये सोचकर सरफिना को लगता है कि अब उसका भी वही फेट होने वाला है, लेकिन फिर भी वो वाय की तरफ देकर कहती है, मैं किसी से नहीं डरती, तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो। ये सुनकर वाय थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि वो ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि उसका उसे सैक्रिफाइस करने का कोई इरादा ही नहीं है। फिर वो फाइनली असली रीजन बताता है कि उसने सरफिना को कैप्चर इसलिए किया क्योंकि वह उसे अपनी ब्राइड बनाना चाहता है। बस ये कुछ शब्द सुनते ही सरफिना की दुनिया पूरी तरह हिल जाती है। उसके दिमाग की सारी एंजाइटी एकदम उसके चेहरे पर आ जाती है और वो शर्म और शौक में लाल पड़ जाती है। शुरुआत में वो इतनी शौक होती है कि उसे समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है। वो वाय से पूछती है, क्या ये कोई मजाक है? लेकिन जब वाय साफ कहता है कि वो सच में उससे शादी करना चाहता है तो सरफिना पूरी तरह पैनिक में आ जाती है। वो उससे पूछती है, तुम अपने एनिमी से शादी क्यों करोगे? इस पर वाय समझाता है कि बारबेरियन रेस में अपने एनिमी से प्यार करना कोई गलत बात नहीं है। फिर वो अपने एंसेस्टर्स की ट्रेडिशंस को याद करते हुए एक पैशनेट टोन में बोलने लगता है। वो बताता है कि बारबेरियन रेस की शुरुआत से ही उनके सबसे ताकतवर किंग्स हमेशा एक फीमेल नाइट से शादी करते आए हैं ताकि उनकी स्वॉर्ड के प्रति पैशन और सम्मान दिखाया जा सके। लेकिन इतनी एक्सप्लेनेशन के बाद भी सरफिना उसकी वाइफ बनने से मना कर देती है। तभी वाय चालाकी से उसे उसकी ही बात याद दिलाता है कि उसने खुद कहा था, तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो। अब सरफिना अपने ही वर्ड्स में फंस जाती है। फिर वाय ये भी बताता है कि वो सिर्फ ट्रेडिशन के लिए उससे शादी नहीं कर रहा। उसे बैटलफील्ड की उनकी फाइट याद आती है जहां उसने महसूस किया था सरफिना के स्वॉर्ड के लिए उसके पैशन की सिंसेरिटी को महसूस किया था। इतनी पावरफुल वुमन का सामना करते हुए वाय उसी वक्त उससे प्यार करने लगा था और उसने तय कर लिया था कि वो उससे शादी जरूर करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वाय की ये सिंसियर कन्फेशन सुनकर सरफिना पूरी तरह फ्लस्टर्ड हो जाती है। उसके पास कोई जवाब ही नहीं होता, इसलिए वाय चुपचाप मुड़ता है
है और कमरे से बाहर जाने लगता है। जाने से पहले वो सरफिना से कहता है कि वो उसे उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करने के लिए फोर्स नहीं करेगा और उसे अपने डिसीजन के बारे में आराम से सोचने का समय देता है। जैसे ही वाय सेल से बाहर चला जाता है, सरफिना अभी भी शॉक में खड़ी रहती है और सोचती है कि इस क्रेजी डंजन में अब उसके साथ आगे क्या होने वाला है। शादी के इंतजार में सरफिना को 7 साल पुरानी एक याद आती है। तब उसके भाई सिडियस ने उसे बताया था कि उसे बारबेरियन लैंड्स में जाने वाले एक एक्सपेडिशन का कैप्टन बनाया गया है। सरफिना ने बिना हेजिटेशन के ये जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर ली और अपनी ड्यूटी के लिए निकलने लगी। लेकिन तभी सिडियस उसे रोकता है और उसे एक इन्विटेशन देता है, एक नोबल बैंक्वेट का। सरफिना थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है कि उसका भाई आखिर चाहता क्या है। तब सिडियस उसे याद दिलाता है कि वो सिर्फ एक वॉरियर ही नहीं बल्कि एक नोबल लेडी भी है जिसकी एक रेपुटेशन है जिसे उसे मेंटेन करना होगा। अपने भाई की सीरियस नजरों को देखकर सरफिना तुरंत सीधी खड़ी हो जाती है और इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लेती है। बाद में वो अच्छे कपड़े पहनकर काउंटेस इल्होले के मैंशन में बैंक्वेट के लिए पहुंचती है। जब बाकी नोबल्स उसे नॉर्मल क्लोथ्स में देखते हैं तो वे उसके प्रोफेशन को लेकर कमेंट्स करने लगते हैं। धीरे धीरे आपस में फुसफुसाते हुए वे उसे लेकर बुरी बातें करते हैं, उसकी अपीयरेंस का मजाक उड़ाते हैं और सोचते हैं कि क्या उसके जैसी एक डेलिकेट लेडी सच में सीजन वॉरियर्स को वॉर में लीड करने के लायक है भी या नहीं। हालांकि वे सभी उसकी असली ताकत जानते थे, फिर भी नोबल्स को लगता था कि एक वुमन का इतना स्ट्रॉन्ग होना एक वेस्ट है। ये सब सुनकर सरफिना अंदर से टूटने लगती है और थोड़ी फ्रेश एयर लेने के लिए बालकनी में चली जाती है। तभी कुछ यंग लेडीज उसके पास आती है और उसे अकेले उदास बैठने के बजाय उनके साथ बैठने के लिए कहती है। चारों साथ बैठती है और वे सरफिना से पूछती है कि क्या उसे अपने इस डेंजरस जॉब से डर नहीं लगता। मॉन्स्टर और ड्रैगन की स्टोरी सुनकर वे सोचती है कि क्या सरफिना ऐसे खतरनाक हालात में ठीक रहेगी। इस पर सारा हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि ड्रैगन्स तो बस इमेजिनरी क्रीचर्स है। लेकिन बाकी लड़कियां उसे याद दिलाती है कि उसे अभी भी बारबेरियंस का सामना करना है। ब्रूटल बारबेरियंस की कहानियां और फीमेल नाइट्स के साथ उनके बुरे व्यवहार को याद करते हुए वे सारा से कहती है कि उसे घर पर ही रहना चाहिए ताकि वो एक पेनफुल एंड से बच सके। लेकिन ये सुनकर सरफिना गुस्से में टेबल पर हाथ मारती है और सबको चुप करा देती है। वो कॉन्फिडेंटली कहती है कि उनका किंगडम शुरू से ही ईस्टर्न लैंड्स को कॉन्कर करने की कोशिश कर रहा है। उसके अनुसार सिर्फ ईस्ट को जीत कर ही उनका किंगडम अपने लोगों को खाना दे सकता है, इसलिए वो बारबेरियन से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिर भी यंग लेडीज उसे याद दिलाती है कि उसकी रोल मॉडल प्रिंसेस विस्टेरिया भी बारबेरियंस का सामना करने के बाद गायब हो गई थी। वे सभी उसे सलाह देती है कि वो घर पर ही रहे और किसी अच्छे हस्बैंड से शादी कर ले। लेकिन सारा उनकी इस सोच से परेशान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। बाद में जब वो अपनी कैरेज से घर वापस जा रही होती है तो वो नोबल्स को याद करके डिस्गस्ट फील करती है जो खुद लग्जूरियस मील्स खाते हैं जबकि उनके किंगडम के कॉमन लोग सड़कों पर भूखे मर रहे होते हैं। रास्ते में वो देखती है कि एक गरीब आदमी पर 3 लोग हमला कर रहे हैं। वो लड़के खुद भी स्टार्विंग पीजेंट होते हैं जो अपनी सर्वाइवल के लिए मजबूरी में रॉबरी कर रहे होते हैं। फिर भी सरफिना बीच में कूद पड़ती है और उस गरीब आदमी को बचाने के लिए रॉबर्स को पीछे हटने की वार्निंग देती है। कोई और रास्ता न होने पर वे लड़के अपने फार्मिंग टूल से उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरफिना आसानी से उन्हें हरा देती है। लड़के डर जाते हैं और सोचते हैं कि अब उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन तभी सरफिना को उन पर दया आ जाती है और वो उन्हें अपना कीमती नेकलेस दे देती है। ये देकर लड़के शॉक हो जाते हैं और उसकी इस कीमती मदद के लिए उसे धन्यवाद देते हैं। डॉट और वादा करते हैं कि अब वे कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उनके जाने के बाद सरफिना अपने लोगों की हालत याद करके अंदर से दर्द महसूस करती है और मन ही मन कसम खाती है कि वो ईस्ट से जीतकर वापस आएगी और अपने किंगडम में शांति लेकर आएगी। कुछ दिनों बाद एक्सपेडिशन पर जाने से पहले सरफिना मिसिंग प्रिंसेस विस्टेरिया को श्रद्धांजलि देती है। तभी अचानक उसका भाई सिडियस पीछे से आता है और गुस्से में कहता है कि वो बैंक्वेट में फिर से कोई हस्बैंड नहीं ढूंढ पाई। सरफिना उसे याद दिलाती है कि वो अपने किंगडम के लिए लड़ने जा रही है, लेकिन सिडियस गुस्से में कहता है कि विमेन कभी भी फ्रंट लाइंस में लड़ नहीं सकती और जोर से उसका नाम पुकारता है। अचानक उसकी आवाज बदलने लगती है और सिडियस की आवाज धीरे धीरे वाय की आवाज में बदल जाती है। वाय उसकी तरफ बढ़ता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है जैसे कि वो उसे हर हाल में अपनी वाइफ बनाना चाहता हो। जैसे ही वो उसे पकड़ता है सरफिना का नाइटमेयर अचानक खत्म हो जाता है और वो एकदम से जाग जाती है, ठंडे पसीने में भीगी हुई। तभी उसे पास से एक भारी सी स्नोरिंग की आवाज सुनाई देती है। वो देखती है कि वाय उसके बिल्कुल पास सो रहा है। उसका पावरफुल बॉडी देखकर सरफिना तुरंत सच में लौट आती है और डर के मारे गहरी सांस लेती है। वो सोचने लगती है कि एक वाइफ के रूप में उसे कैसे हैंडल करेगी। कुछ देर बाद वो खुद को संभालती है और वाय पर चिल्लाती है कि वो उसके साथ यहाँ क्यों है। वाय कामली जवाब देता है कि वे अभी उसके बेडरूम में है। ये सुनकर सरफिना और
भी गुस्से में आ जाती है और पूछती है कि वो उसके साथ इस हालत में क्यों है, लेकिन वाय उसके सवाल को इग्नोर कर देता है और बस ये कहता है कि उसे राहत है कि वो अब ठीक है। सरफिना के दिमाग में पिछली रात की यादें घूमने लगती है और वो डॉट उसके दिमाग में वो थॉट्स और भी खराब होते जाते हैं और उसे लगता है कि इस ब्रूटिश बारबेरियन ने उसके साथ जबरदस्ती की है। अपनी डिग्निटी पर लगे इस झटके को सहन न कर पाकर सरफिना वाय से कहती है मुझे यही खत्म कर दो। वाय उसे रोकता है और हैरानी से पूछता है कि वो खुद मरना क्यों चाहती है, उसे ही क्यों नहीं मार देती। सरफिना जवाब देती है कि एक बारबेरियन कभी नहीं समझ सकता कि एक वुमन का ऑनर उसके किंगडम में क्या मायने रखता है, इसलिए उसे उसके फीलिंग्स पर कोई हक नहीं है। वो ये भी याद दिलाती है कि वो अभी वॉर में हार चुकी है, इसलिए एक नाइट के रूप में उसका सम्मान भी टूट चुका है। वाय उसकी बात समझता है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि ये अपनी जान लेने की वजह नहीं हो सकती। वो उसे समझाता है कि उसे आगे बढ़ना चाहिए और अपनी लाइफ को एक ब्लेसिंग की तरह देखना चाहिए। तभी जब दोनों के बीच बहस चल रही होती है, सरसी कमरे में आती है वाय के लिए कुछ कपड़े लेकर। वो तुरंत समझ जाती है कि सरफिना को गलतफहमी हुई है और वो एक्सप्लेन करती है कि सरफिना को उन्होंने एक स्लीपिंग ड्रग दिया था जो जरूरत से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। वाय को अंदाजा नहीं था कि ड्रग इतना असर करेगा, इसलिए वो चिंतित हो गया और उसे अपने बेडरूम में ले आया ताकि वो खुद उसकी देखभाल कर सके। तभी सरफिना को समझ आता है कि वाय ने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, बल्कि जब वो बेहोश थी तब उसने सिर्फ उसका ख्याल रखा। फिर भी वो उस पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसकी वजह से इतनी बड़ी गलतफहमी हुई, लेकिन वाय उसके गुस्से को बिल्कुल इग्नोर कर देता है जैसे ये कोई बड़ी बात ही न हो और बस ब्रेकफास्ट करने की बात करने लगता है। कपड़े बदलने के बाद वो खाने के लिए चला जाता है और सरफिना से कहता है कि जब वो रेडी हो जाए तो बाहर आ जाए। जैसे ही वाय कमरे से बाहर जाता है, सरफिना जमीन पर गिर जाती है। अभी अभी जो कुछ भी हुआ उन सारी इमोशन से वो पूरी तरह ओवरवेल्म्ड हो चुकी होती है। उसे शर्म महसूस होती है कि एक प्राउड नाइट होने के बावजूद वह डॉट जैसी एक नाइट होकर भी वो अपने सबसे बड़े एनिमीज पर फूड और शेल्टर के लिए डिपेंड कर रही है। उसे अपने ग्रैंडफादर की टीचिंग्स याद आती है, हालांकि उन्होंने खुद उसे ट्रेन किया था। फिर भी उन्हें अफसोस था कि वह एक वुमन पैदा हुई। उन्होंने भी उसे यही कहा था कि वो शादी करके अपनी खुशी ढूंढे, बिल्कुल उसके भाई सिडियस की तरह। इतनी सारी डिमोरलाइजिंग बातें सुनने के बाद सरफिना को एहसास होता है कि वाय ही एक ऐसा इंसान है जिसने उसके नाइटहुड की सच में कद्र की और उसे अट्रैक्टिव भी माना, लेकिन फिर भी उसका ईगो उसे वाय का प्यार एक्सेप्ट करने नहीं देता और वो अपना ध्यान सिर्फ ब्रेकफास्ट पर लगा देती है। वॉर की प्रिजनर होने के नाते सरफिना सोचती है कि वाय उसे इंसल्ट करने के लिए बहुत खराब खाना देगा, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाती है सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती है। उसके सामने एक बहुत बड़ा रोस्टेड फैटी मीट रखा होता है। इतना मीट देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि उसका गरीब किंगडम इतना मीट अफोर्ड ही नहीं कर सकता। वाय सोचता है कि सरफिना भूखी होगी, इसलिए वो उसे लगभग 10 पाउंड मीट दे देता है, ये सोचकर कि ये ह्यूमन नाइट्स के लिए नॉर्मल अमाउंट है। असल में वो मीट का टुकड़ा सरफिना के पूरे शरीर से भी बड़ा होता है। इतना मीट तो वो पूरे साल में भी नहीं खाती। सरफिना को लगता है कि वाय इस डिलिशियस फीस्ट से उसे अपने पक्ष में करना चाहता है, इसलिए वो कसम खाती है कि वो मर जाएगी लेकिन ये गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन तभी उसका स्टमक जोर से आवाज करता है जिससे वो शर्मिंदा हो जाती है और फिर से डेथ की बात करने लगती है। वाय कंफ्यूज हो जाता है कि वो हर छोटी बात पर मरना क्यों चाहती है। वो उसे समझाता है कि अगर उसका शरीर खाना मांग रहा है तो इसका मतलब है कि वो जीना चाहता है। आखिरकार वो उसे कहता है कि इतना ओवरथिंक करना बंद करे और बस खाना खा ले। तभी सरसी सरफिना के पास आती है और उसे बताती है कि भले ही वाय नॉर्मल बिहेव कर रहा हो, लेकिन असल में वो खुद उसके लिए ये मीट हंट करके लाया है। वो उसे याद दिलाती है कि वाय बारबेरियंस के बीच एक नोबल है, इसलिए अगर वो उसका गिफ्ट रिजेक्ट करेगी तो ये बैड एटिकेट होगा। ये सुनकर सरफिना आखिरकार उसका दिया हुआ खाना एक्सेप्ट कर लेती है और जैसे ही वो पहला बाइट लेती है उस जूसी मीट का टेस्ट उसके दिल को छू जाता है। सरफिना की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में इतना टेंडर मीट कभी नहीं खाया था। वाय नोटिस करता है कि सरफिना कितनी खुशी से खा रही है। जैसे ही वो उसे देखता है सरफिना अचानक स्ट्रेट हो जाती है और दिखाने लगती है कि खाना बस ठीक ठाक है। फिर वो थोड़ी हिचकिचाहट के साथ वाय को सुबह वाली मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए माफ कर देती है। इसके बाद सरफिना को क्यूरियोसिटी होती है कि ये मीट आखिर किस क्रीचर का है। वाय बताता है कि उस क्रीचर को पहले ही बुचर कर दिया गया है और उसके आदमी बाहर उसकी बाकी हाइट साफ कर रहे हैं। सरफिना खिड़की से बाहर झांकती है, ये सोचकर कि शायद कोई बड़ा कैटल होगा, लेकिन बाहर का दृश्य देखकर वो चौंक जाती है। वहाँ एक मरा हुआ भयानक ड्रैगन पड़ा होता है। वो हैरान होकर सोचती है कि क्या ये वही ड्रैगन्स हैं जो लेजेंड्स में होते हैं, जो फायर ब्रीथ करते हैं। वाय हंसता है और बताता है कि हाँ, फायर ब्रीदिंग ड्रैगन्स भी होते हैं, लेकिन ये वाला सिर्फ एक हर्बिवोर था। फिर वो नोटिस करता है कि सरफिना सोर्स जानने के बाद भी सारा मीट खत्म कर चुकी है। खाना खत्म करने के बाद वाय उससे कहता है कि वो उसके साथ बाहर
चले। सरफिना अभी भी उस पर ट्रस्ट नहीं करती, इसलिए बाहर जाने में हेजिटेंट होती है। वाय सोचता है कि शायद वो इस फॉरेन लैंड के बीस्ट से डर रही है। ये सुनकर सरफिना गुस्सा हो जाती है और उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। बाहर जाने से पहले भी वो वाय को वार्निंग देती है कि वो उस पर भरोसा नहीं करती। वाय उसकी बात मान लेता है, लेकिन फिर भी कहता है कि उसे बाहर का सीनरी जरूर पसंद आएगा। जैसे ही सरफिना बाहर कदम रखती है, वो हैरान रह जाती है क्योंकि सामने एक पीसफुल मेडो होता है जो वाइल्ड लाइफ से भरा हुआ होता है। वाय उसकी रिएक्शन देकर मुस्कुराता है और समझाता है कि भले ही बैटलफील्ड एक वेस्टलैंड था, लेकिन बाकी बारबेरियन लैंड्स पूरी तरह भरे हुए हैं। फिर वाय उसे एक और जगह दिखाने के लिए आगे चलने लगता है। सरफिना भी मन ही मन खुद को आने वाले सरप्राइजेस के लिए तैयार कर लेती है। जैसे जैसे वे दोनों फॉरेस्ट के अंदर चलते हैं, सरफिना चारों तरफ के वाइल्ड लाइफ को क्यूरियस होकर देखने लगती है। अचानक वो ऊपर आसमान में एक ड्रैगन को उड़ते हुए देखती है। वाय कैजुअली बताता है कि ये उनके लैंड में रहने वाले नॉर्मल एनिमल्स हैं। वो कहता है कि ड्रैगन्स का शिकार करना मुश्किल जरूर है, लेकिन जब तक कोई उनके लेयर में नहीं जाता वो बारबेरियंस को परेशान नहीं करते। ये सुनकर सरफिना इरिटेट हो जाती है कि वाय इतने डेंजरस क्रीचर्स को इतना कैजुअली ले रहा है, लेकिन वाय उसे याद दिलाता है कि उसने सुबह ब्रेकफास्ट में एक ड्रैगन खाया था। ये सुनकर सरफिना शर्मिंदा हो जाती है और चुपचाप आगे चलने लगती है। कुछ देर बाद उसे दूर से एक हल्की हुमिंग साउंड सुनाई देती है। वो सोचती है कि ये आवाज किस चीज की है। जैसे जैसे वो उस आवाज के करीब पहुंचती है, वो हैरान रह जाती है क्योंकि उसके सामने एक साफ और खूबसूरत वाटरफॉल होता है। सरफिना शॉक होकर बोल पड़ती है कि उसने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा। वाय हैरानी से पूछता है कि क्या उसके किंगडम में वाटरफॉल्स नहीं है। सरफिना तुरंत डिफेंसिव हो जाती है और इसे डिनाई करने लगती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि सच में एल्डोरन किंगडम में ऐसे नेचुरल साइट्स नहीं है। वाय को थोड़ा बुरा लगता है और वो समझाता है कि वो बस उसे ये खूबसूरत जगह दिखाना चाहता था, अपने लैंड का घमंड नहीं कर रहा। फिर वो अचानक अपनी शर्ट उतार देता है और सरफिना से भी वही करने के लिए कहता है। ये सुनकर सरफिना चौंक जाती है और पूछती है कि क्यों। वाय बताता है कि वे दोनों पानी में जाकर नहाएंगे। सरफिना थोड़ा अनईजी महसूस करती है, लेकिन वाय साफ करता है कि उसका बस मतलब है कि वो आराम से नहाकर फ्रेश हो जाए। फिर भी सरफिना उसे याद दिलाती है कि एक मन और एक वुमन का साथ में नहाना पूरी तरह अनएक्सेप्टेबल है। वाय कहता है कि बारबेरियंस उसकी कल्चर फॉलो नहीं करते, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी सरसी भी सरफिना के पास आती है और उसे याद दिलाती है कि वोर के बाद उसने अभी तक नहाया नहीं है। वो कहती है कि अगर उसने जल्दी बाथ नहीं लिया तो उसका शरीर पूरे जगह को गंदा कर देगा। आखिरकार सरफिना नहाने के लिए मान जाती है, लेकिन वाय को दूर भेज देती है ताकि वो उसे देख न सके। सरसी उसके साथ बात के लिए जाती है। सरफिना को लगता है कि वो उस पर नजर रख रही है, लेकिन सरसी बताती है कि वो उसकी सेफ्टी के लिए वहां है। सरफिना कंफ्यूज्ड हो जाती है। तभी अचानक पानी के पास एक बड़ा सा स्नैपिंग टर्टल सामने आ जाता है। डर के मारे सरफिना एक पत्थर को पकड़ लेती है और सरसी कहती है कि यहाँ ऐसे कई अजीब क्रीचर्स हैं जो उसे डरा सकते हैं। फिर भी सरसी को समझ नहीं आता कि सरफिना इतनी डर क्यों रही है, क्योंकि ये क्रीचर्स एक्चुअली पीसफुल है। तभी सरफिना कुछ और अजीब और डरावने क्रीचर्स देखती है जो उसे किसी हॉरर स्टोरी के मॉन्स्टर्स जैसे लगते हैं और वो डरकर वाटरफॉल से दूर भाग जाती है। सरसी थोड़ी वरीड होती है, लेकिन उसे चेज नहीं करती क्योंकि उसे पता होता है कि सरफिना कहाँ जाएगी। उधर जब सरफिना थोड़ा शांत होती है तो उसे याद आता है कि वो अपने कपड़े वाटरफॉल पर ही छोड़ आई है। तभी अचानक एक बर्ड की तेज आवाज उसे चौंका देती है और वो वापस जाकर अपने कपड़े लेने का फैसला करती है, लेकिन तभी एक अजनबी आदमी उसे आवाज देता है। सरफिना एक पल के लिए डर जाती है और सोचती है कि अब उसके साथ कुछ गलत हो सकता है। जैसे ही वो आदमी उसकी तरफ बढ़ता है, वो इंस्टिंक्टिवली पीछे हटती है और उसे दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन वो आदमी रुकता नहीं और करीब आता है। तभी सरफिना पहली बार उसका चेहरा साफ देखती है। वो एक हैंडसम यंग मैन होता है। सरफिना अनजाने में उसकी तुलना अपने किंगडम के लोगों से करने लगती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो अभी बहुत वल्नरेबल हालत में है, तो वो फिर से उसे दूर रहने को कहती है, लेकिन वो आदमी वही खड़ा रहता है और शांत होकर उसे देखता है। वो समझ जाता है कि सरफिना डरकर बात से भागी है। अच्छी बात ये होती है कि वो उसका मजाक नहीं उड़ाता। वो बताता है कि उसकी माँ भी वेस्ट की एक वुमन थी और वो भी ऐसे ही बात के समय डर जाती थी, बिल्कुल सरफिना की तरह। वो कहता है कि उसकी माँ उसे अपने किंगडम की कहानियां सुनाती थी जहाँ वाइल्ड लाइफ और नेचर बहुत कम था, बिल्कुल सरफिना के होमलैंड जैसा। ये सुनकर सरफिना हैरान हो जाती है और सोचती है कि क्या इस बारबेरियन की माँ भी किसी समय एक फीमेल नाइट थी जिसे उसके ग्रैंडफादर के एक्सपेडिशन के दौरान कैप्चर किया गया था। जब वो इन ख्यालों में खोई होती है, तभी वो यंग मैन उसके पास आकर डॉट अपने खुद के कपड़े सरफिना के चारों तरफ डाल देता है। फिर वो उससे कहता है कि वो उसके साथ वापस चले ताकि वे उसके कपड़े ढूंढ सके। सरफिना हैरान रह जाती है कि एक बारबेरियन इतना जेंटलमैन कैसे हो सकता है और वो सोचती है कि शायद वाय ही कोई
अलग और अजीब केस है। उसी समय वो आदमी नोटिस करता है कि उसका चेहरा लाल है, तो वो पास आकर चेक करता है कि कहीं उसे फीवर तो नहीं है। एक नोबल मेडन होने के कारण सरफिना उसके टच से पूरी तरह फ्लस्टर्ड हो जाती है। वो आदमी सोचता है कि उसका फीवर ज्यादा है, इसलिए वो इतनी दूर पहाड़ से नीचे खुद नहीं जा पाएगी, तो वो उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और नीचे ले जाने लगता है। थोड़ी देर बाद सर्सी उन्हें साथ में देख लेती है और सोचती है कि उसके मास्टर वाय ने सरफिना को कैसे इतना काम कर दिया। वाय का नाम सुनते ही सरफिना को अचानक रियलाइजेशन होता है कि जो आदमी उसे पकड़े हुए है वही वाय है, बस उसने अपनी बियर्ड शेव कर रखी है। वाय मुस्कुराता है और उसके शॉक रिएक्शन को देखकर खुश होता है। उसकी इस ट्रिक पर सरफिना गुस्से में आ जाती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। वाय हंसते हुए उसकी रिएक्शन की तारीफ करता है और कहता है कि वो पहले से भी ज्यादा एक्सप्रेसिव हो गई है। जैसे ही वे वापस घर की तरफ चलते हैं, सर्सी सोचती है कि क्या वाय ठीक रहेगा, जबकि सरफिना उसे वार्निंग देती है कि अगर उसके पास उसकी स्वॉर्ड होती तो वो उसे ड्यूअल के लिए चैलेंज कर देती। वो उसे ब्लेम भी करती है कि उसी की वजह से वो पैनिक हुई, क्योंकि वह उसे इतने डेंजरस एरिया में ले आया। लेकिन सर्सी समझाती है कि उनके आसपास का वाइल्ड लाइफ एक्चुअली पीसफुल है, क्योंकि वाय खुद इस एरिया को पेट्रोल करता है ताकि कोई डेंजरस बीस्ट यहाँ न रहे। वाय भी बताता है कि वो अकेले नहा रहा था क्योंकि सरफिना ने प्राइवेसी मांगी थी, वरना वो उसकी प्रोटेक्शन करता। सरफिना फिर पूछती है कि क्या ड्रैगन जैसे क्रीचर्स भी इतने डेंजरस होते हैं कि उनसे बचाव करना पड़े। वाय समझाता है कि ड्रैगन्स भले ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन वे आमतौर पर कावर्ड होते हैं और बिना वजह किसी को प्रोवोक नहीं करते। लेकिन सर्सी पॉइंट आउट करती है कि सिर्फ वाय ही इतना स्ट्रॉन्ग है जो ड्रैगन्स को कावर्ड समझ सकता है। फिर वाय सरफिना की तरफ मुड़ता है और खुश होता है कि उसने उसका एक नया साइड देखा। उसकी बात सुनकर सरफिना एम्बेरस्ड हो जाती है और थैंक्स के तौर पर उसे माफ कर देती है, लेकिन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। घर लौटते वक्त वो सोचती है कि वाय की वाइफ बनना इतना भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि बिना बियर्ड के वो काफी हैंडसम लगता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो देखती है कि वाय फिर से अपनी फुल बियर्ड के साथ आ गया है और उसका लुक फिर से पहले जैसा हो गया है। कुछ दिनों बाद सरफिना इम्पेशेंट होकर सुनती है जब वाय उसे अपने क्लैन मेंबर्स के साथ एक मीटिंग में आने के लिए इनवाइट करता है। वो उसे मीटिंग वेन्यू दिखाता है जो बारबेरियन रेस की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी सेटलमेंट है, लेकसाइड विलेज। सरफिना उस विलेज की लोकेशन नोटिस करती है, लेकिन फिर उसे शक होता है कि वाय उसे इतनी इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंफॉर्मेशन क्यों बता रहा है। वो सोचती है कि शायद वाय उसे अंडर एस्टिमेट कर रहा है और उसे याद दिलाती है कि वो कभी भी भागकर अपने होमलैंड जा सकती है और ये सारी इंफॉर्मेशन अपनी आर्मी को दे सकती है। सरफिना की ये बात सुनकर वाय जोर से हंसने लगता है। वो उसे याद दिलाता है कि कुछ दिन पहले ही वो उसके बिना बियर्ड वाले लुक पर फिदा हो गई थी, इसलिए वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वाय को पूरा भरोसा होता है कि वो उसे आसानी से अपनी वाइफ बना लेगा, इसलिए उसे किसी इंफॉर्मेशन लीक की चिंता नहीं है। जब दोनों ऐसे ही आर्ग्यू करते रहते हैं तो सर्सी हंसकर कहती है कि वे दोनों तो पहले से ही एक मैरिड कपल की तरह बिहेव कर रहे हैं। कुछ समय बाद वे सभी मीटिंग प्लेस पर पहुंच जाते हैं, जहां सरफिना खुद को 100 से ज्यादा डरावने, इंटिमिडेटिंग डॉटमैन, पूरी तरह आर्म्ड, हर एक सीजन बारबेरियन वाय से रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें उस फीमेल कैप्टन के साथ अपनी ब्लेड टेस्ट करने का मौका दिया जाए। सरफिना को लगता है कि अब उसका अंत आ गया है, क्योंकि बारबेरियंस अपने साथियों का बदला लेने के लिए उसे मारना चाहते हैं, लेकिन वाय उन्हें रोक देता है और कहता है कि वे उसे अपने ट्राइब में एक प्रॉपर वेलकम दे। अपने लीडर का आदेश सुनकर सारे हॉट ब्लडेड बारबेरियंस शांत हो जाते हैं और सरफिना को देकर फ्रेंडली एक्सप्रेशन दिखाने लगते हैं। ये देखकर सरफिना और भी कंफ्यूज हो जाती है। वो सोचती है कि अगर वे उसे मारना नहीं चाहते तो फिर सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। वाय समझाता है कि वे बस उसे वेलकम करने आए हैं और शायद उसके साथ एक स्पारिंग मैच करने की उम्मीद रखते हैं। ये सुनकर सरफिना और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है कि कोई भी उससे रिवेंज क्यों नहीं लेना चाहता। उसके सवाल का जवाब देने के लिए वाय खुद बारबेरियन से पूछता है क्या वे सरफिना के खिलाफ कोई नफरत रखते हैं। सभी बारबेरियंस पूरी सिंसेरिटी के साथ कहते हैं कि उनके मन में उसके लिए कोई हेट्रेड नहीं है और वे एक वॉरियर फॉर्मेशन में खड़े होकर उसे अपने ट्राइब में वेलकम करते हैं। फिर भी सरफिना को उन पर भरोसा नहीं होता। वो सोचती है कि वे सिर्फ अपने लीडर के आदेश का पालन कर रहे हैं। फिर भी वो वाया और सर्सी के साथ उस फॉर्मेशन के अंदर चलने लगती है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, अचानक एक बारबेरियन पीछे से रोने लगता है और फॉर्मेशन तोड़कर सरफिना के पीछे आ जाता है। वो उसकी ब्रेवरी से इंस्पायर होकर बैटलफील्ड में उसके मार्शल स्किल्स की तारीफ करता है। सरफिना पूरी तरह स्पीचलेस हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे और भी बारबेरियंस उसकी ब्यूटी और स्किल्स की तारीफ करने लगते हैं। अपने एनिमी से इतनी प्रेज सुनकर वो पूरी तरह फ्लस्टर्ड हो जाती है। तभी वाय उसे याद दिलाता है कि बारबेरियन स्ट्रेंथ का सम्मान करते हैं, चाहे वो किसी में भी हो। ये सुनकर सरफिना हैरान रह जाती है और चुपचाप उसके साथ विलेज के अंदर और आगे बढ़ती है। चलते चलते वो एक पीसफुल कम्युनिटी को देखती है जहाँ लोग एनिमल्स का प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। अचानक वाय एक घर के सामने रुकता है जहाँ पानी
उबाला जा रहा होता है। वो सर्सी और सरफिना से कहता है कि वे इसी घर में रुके जब तक वो एल्डर्स के साथ मीटिंग खत्म नहीं कर लेता। फिर वो घर के अंदर मौजूद लोगों को अपनी प्रेजेंस के बारे में बताता है। कुछ ही देर में एक काइंड लेडी बाहर आती है और पूछती है कि वाई को क्या चाहिए। वो डॉट उसे अपनी वाइफ के रूप में इंट्रोड्यूस करता है और उस लेडी से कहता है कि उसके जाने तक सरफिना का ध्यान रखे। ये सुनकर वो लेडी हैरान रह जाती है, लेकिन तुरंत सरफिना की ब्यूटी से इम्प्रेस हो जाती है। वो उसे अंदर खींच कर ले जाती है और उसकी कंप्लेंट्स तक नहीं सुनती। अंदर पहुंचकर वो लेडी अपनी जल्दबाजी के लिए माफी मांगती है और सरफिना उसे माफ कर देती है। फिर वो अपने बेटे गैड को आवाज देती है और उसे कुछ मेडिसिनल हर्ब्स लाने के लिए कहती है। छोटा लड़का एक बड़े बॉक्स में हर्ब्स ढूंढने लगता है और उसकी माँ उसे ढूंढने में मदद करने के लिए बॉक्स का ढक्कन उठाकर पकड़ती है। कुछ देर बाद वो एक हर्ब पाउच निकालता है और वो लेडी उसे बॉइलिंग वाटर में डालकर टी बनाना शुरू कर देती है। सरफिना सोचती है कि क्या बारबेरियंस के लिए टी में हर्ब्स डालना नॉर्मल है और वो लेडी सिर हिलाकर हाँ कहती है। फिर पास बैठी दूसरी वुमन कहती है कि सबके लिए टी बनाने के लिए और बॉइल्ड वाटर की जरूरत पड़ेगी। वो अपने बच्चों को और फायरवुड लाने के लिए भेजती है। ये देखकर सरफिना इम्प्रेस्ड हो जाती है कि इतने छोटे बारबेरियन बच्चे भी इतने स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट है। लेकिन उनकी माँ कहती है कि इसमें कुछ खास नहीं है, वे बस अपने एल्डर्स को देखकर सीख रहे हैं। जब टी तैयार हो जाती है, सरफिना उसका एक सिप लेती है और मानती है कि टेस्ट उसकी उम्मीद से कहीं बेहतर है। हर्बल फ्लेवर उसके शरीर को फ्रेश फील कराता है। सर्सी बताती है कि ये हर्ब्स एक स्पेशल सेक्रेटरी से आते हैं, इसलिए इनका टेस्ट इतना अच्छा है। एक कप खत्म करने के बाद सरफिना खुद ही दूसरा कप मांगती है। फिर वो नोटिस करती है कि घर में रहने वाली दोनों विमेन आपस में रिलेटेड नहीं है। वो पूछती है कि क्या वही इस घर में रहती है और क्या उनके हस्बैंड्स बाहर मिलिट्री में काम कर रहे हैं। लेकिन ये सुनकर वो विमेन उसे सरप्राइज कर देती है। वे बताती है कि दोनों ही विडोज है। उनके हस्बैंड्स की मौत वेस्ट के साथ हुई एक वॉर में हो गई थी। ये सुनकर सरफिना को अपने ही लोगों के एक्शंस पर गिल्ट महसूस होता है। हालांकि वो जानती है कि वेस्टर्न आर्मी अपने लोगों के लिए रिसोर्सेज हासिल करने के लिए लड़ रही थी, फिर भी उसे बुरा लगता है कि इनोसेंट लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई। वो दोनों मदर से माफी मांगती है और सोचती है कि उन्हें उस पर गुस्सा होने का पूरा हक है। लेकिन वो बारबेरियन विमेन डॉट वुमन कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि सरफिना उनसे रिवेंज चाहती है। सरफिना उन्हें याद दिलाती है कि उनके हस्बैंड्स को उसके ही लोगों ने मारा है और ये भी कहती है कि हो सकता है उन लड़ाइयों में वो खुद भी शामिल रही हो। ये सुनकर दोनों विमेन चुप हो जाती है। फिर उनमें से बड़ी वुमन बोलती है। वो कहती है कि उसे दुख जरूर है कि उसका छोटा बेटा अपने पिता का चेहरा ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन वह इसे एक ब्लेसिंग भी मानती है कि वो अपने पिता के फ्यूनरल में मौजूद था। तब से वो अपने बेटे के लिए ग्रेटफुल रही और उसे प्यार और देखभाल के साथ बड़ा कर रही है। वो ये भी कहती है कि अगर वॉर न भी हो तो बारबेरियन मैन वैसे भी खतरनाक कामों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं, जैसे केव्स में जाना, मॉन्स्टर से लड़ना या ड्रैगन का शिकार करना। और अगर वे मरते नहीं भी तो कई बार परमानेंटली घायल हो सकते हैं। इसलिए उनके लिए हस्बैंड्स का खोना एक आम बात बन चुका है। ये सुनकर सरफिना पूरी तरह शॉक रह जाती है और सोचती है कि क्या बारबेरियंस सच में लाइफ को इतना कैजुअली लेते हैं। तभी अचानक पूरे टाउन में एक अलार्म बेल बजने लगती है। गार्ड टावर्स को एक इनकमिंग अटैक दिखाई देता है। घर के अंदर सर्सी तुरंत समझ जाती है और सबको वार्न करती है कि उन पर हमला होने वाला है। कोई रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही एक फ्लाइंग क्रीचर ऊपर से घर के अंदर घुस आता है। धुआं हटने के बाद सरफिना देखती है कि सामने एक विंग ड्रैगन खड़ा है जिसकी चोंच बहुत बड़ी है। सर्सी बताती है कि इस ड्रैगन को त्सुकाबिक्शी कहा जाता है और ये जलती हुई लकड़ी के स्मोक की तरफ अट्रैक्ट होता है। सरफिना को एहसास होता है कि उनकी टी की वजह से ये क्रीचर यहाँ आया है, लेकिन सर्सी बताती है कि आमतौर पर ये ड्रैगन्स विलेज पर अटैक नहीं करते क्योंकि उन्हें पता होता है कि वॉरियर्स उन्हें मार देंगे। लेकिन अब सिचुएशन को समझने का टाइम नहीं है क्योंकि छोटा गैड डर के मारे रोने लगता है और उसकी आवाज उस ड्रैगन का ध्यान खींच लेती है। ये देखकर सरफिना तुरंत फाइट के लिए तैयार हो जाती है। सर्सी उसे कहती है कि वो विलेज छोड़कर भाग जाए क्योंकि वो वाई की प्रेशियस वाइफ है, लेकिन सरफिना साफ मना कर देती है और गुस्से में सर्सी से कहती है कि वह बाकी लोगों को एक्सपेंडेबल समझने और सिर्फ एक इंसान पर ध्यान देने के लिए। वो सर्सी को याद दिलाती है कि वह कोई फ्रेजाइल प्रिंसेस नहीं है जिसे बचाकर रखा जाए। एक एल्डोरन नाइट कैप्टन होने के अपने प्राइड के साथ सरफिना बहादुरी से उस ड्रैगन का सामना करती है और हाथ में सिर्फ एक पेयर ऑफ हॉट टोंग्स लेकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही क्रीचर उस पर गरजता है, वो टोंग्स को बेसबॉल बैट की तरह इस्तेमाल करके उसे पीछे धकेल देती है। ये देखकर सर्सी शॉक हो जाती है और उसे वार्न करती है कि वो इतने कमजोर कुकिंग टूल से उस ड्रैगन को नहीं हरा सकती। लेकिन सरफिना अब आर्ग्यू नहीं करना चाहती। वो सर्सी से कहती है कि वो बस यहाँ से भाग जाए। वो ये भी कहती है कि इस ड्रैगन का अटैक वाई की स्वॉर्ड जितना पावरफुल नहीं है, इसलिए उसे पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो इसे हरा सकती है अपने पीछे खड़े लोगों की रक्षा करने के लिए। सरफिना अचानक ड्रैगन के चेहरे के
के पास पहुंच जाती है और सीधे उसकी आंख में वार कर देती है। सर्सी ये सब देखती रहती है, लेकिन सरफिना उसे फिर से ऑर्डर देती है कि वो यहाँ से चली जाए और उसका समय बर्बाद न करे। आखिरकार सर्सी समझ जाती है कि उसकी मौजूदगी सरफिना के लिए खतरा बन रही है और वो वहाँ से निकल जाती है। सर्सी के जाते ही सरफिना ड्रैगन को और उकसाती है ताकि वो पूरा ध्यान उसी पर रखे। उधर विलेज के दूसरे हिस्से में बारबेरियन वॉरियर्स एक और ड्रैगन को बांध चुके होते हैं। जैसे ही क्रीचर काबू में आता है, वाय आगे बढ़ता है और एक ही वार में उसका सिर काट देता है। फिर वो सोल्जर से पूछता है कि और कितने ड्रैगन्स विलेज में हमला कर रहे हैं। एक सोल्जर बताता है कि अभी भी 3 और ड्रैगन्स बाकी है। ये सुनकर वाय उसे आदेश देता है कि जो भी विलेजर्स अभी तक बाहर नहीं निकले हैं, उन्हें तुरंत ढूंढकर सुरक्षित जगह पर ले जाए। सोल्जर तुरंत उसकी बात मान लेता है। उधर वाय सोचता है कि सरफिना सेफ होगी क्योंकि सर्सी उसे बाहर निकालने में मदद कर चुकी होगी। अपने एरिया को सिक्योर करने के बाद वाय डॉट अपनी चिंताओं को किनारे रखकर वाय तुरंत बारबेरियंस को इकट्ठा करता है और पूरे विलेज को कवर करने के लिए उन्हें भेज देता है। खुद भी आगे बढ़कर बाकी बचे ड्रैगन्स में से 2 को खत्म कर देता है। उन दोनों को हराने के बाद वो सोचता है कि आखिरी ड्रैगन कहाँ है। तभी अचानक सर्सी उसके पास दौड़ती हुई आती है, लेकिन उसके साथ सरफिना नहीं होती। वो वाय को बताती है कि जिस घर में वे थे वहाँ एक ड्रैगन ने हमला कर दिया, लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती कि वाय बिजली की तरह वहाँ से निकल जाता है। उधर घर के पास सरफिना ड्रैगन से भाग रही होती है। उसे एहसास हो जाता है कि खुले मैदान में ये फ्लाइंग क्रीचर उससे ज्यादा तेज है। भागने का कोई रास्ता न देखकर वो रुक जाती है और अपने आखिरी स्टैंड के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि ड्रैगन भी लंबी लड़ाई से थक चुका होता है, फिर भी वो तेजी से उसकी तरफ झपटता है। इस बार उसकी शार्प बीक सरफिना के टोंग्स को तोड़ देती है और अब उसके पास खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। आखिरकार वो सोचती है कि उसने अपने एनिमीज पर दया दिखाई और अब वो एक नाइट की तरह अपना ऑनर बचाकर मर सकती है। जैसे ही ड्रैगन आखिरी वार करने के लिए उसके पास आता है, सरफिना अपनी आंखें बंद कर लेती है और बिना किसी स्ट्रगल के डेथ एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन तभी ठीक उसी पल वाय पीछे से तेजी से आता है और चिल्लाता है, अपने कान बंद करो। हैरान होकर सरफिना उसकी बात मान लेती है और अगले ही पल वाय जोर से गरजता है। उसकी भयानक रोर इतनी पावरफुल होती है कि ड्रैगन के ईयर ड्रम्स फट जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर वाय तुरंत उसे टुकड़ों में काट देता है। ड्रैगन उसके सामने गिर जाता है और सरफिना स्टन होकर ये सब देखती रह जाती है। वाय उसके पास आता है और देर से आने के लिए माफी मांगता है, फिर दिल से उसका धन्यवाद करता है कि उसने उसकी प्रेशियस लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। आखिर में वाय राहत की सांस लेते हुए कहता है कि डॉट की वो अभी भी ठीक है। उसकी आवाज में सच्ची चिंता सुनकर सरफिना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे खुद समझ नहीं आता कि वो क्यों रो रही है, लेकिन आंसू रुकते ही नहीं। वाय उसे चुपचाप देखता है हल्की सी मुस्कान के साथ और फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर विलेज की तरफ ले जाता है, क्योंकि वो जानता है कि सरफिना अभी चलने की हालत में नहीं है। जैसे ही सर्सी उसे वापस आते देखती है, वो खुशी से चिल्ला उठती है और सरफिना भी इस बार वाय को उसे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करने देती है। उस रात बारबेरियंस एक फीस्ट रखते हैं सरफिना की जीत और विलेज की रक्षा का जश्न मनाने के लिए। सरफिना कोशिश करती है कि दिन की घटनाओं को भूल जाए, लेकिन उसे अभी भी शर्म आ रही होती है कि कुछ घंटे पहले वो वाय की बाहों में एक छोटी लड़की की तरह रो रही थी। तभी सर्सी उसकी तारीफ करती है कि उसने सबकी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। वो मानती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वेस्ट की एक नोबल इतनी बहादुरी दिखाएगी। अब वो सरफिना को एक नए नजरिए से देखती है। ये सुनकर सरफिना खुद को माफ कर पाती है कि उसने अपने लाइफ और डेथ बैटल के बाद थोड़ा वीक फील किया। फिर उसका ध्यान वाय पर जाता है कि वो उसे बचाते वक्त कितना स्ट्रॉन्ग और मैनली लग रहा था। ये सोचकर सरफिना फिर से ब्लश करने लगती है। तभी अचानक एक छोटी सी फेरी उसे आवाज देती है। सरफिना आवाज की तरफ देखती है और शौक में अपना ड्रिंक बाहर थूक देती है। उसे लगता है कि शायद स्ट्रेस की वजह से उसे हेल्यूसिनेशन हो रहा है, लेकिन तभी 3 फेरीज उसके सामने आकर नाचने लगती है और उसे समझ आ जाता है कि वे सच में रियल है। तभी वाय उसके पास आता है और कहता है कि अब उसे एक और बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। उसके पीछे अलग अलग रेसेस के ट्राइबल एल्डर्स आते हैं जो पहली बार सरफिना से मिलने आए होते हैं। जब सरफिना ड्वार्व्स, एल्व्स और स्पिरिट्स को देखती है तो उसे लगता है जैसे वह किसी फैंटेसी वर्ल्ड में आ गई हो। तभी एक ड्वार्फ एल्डर उसे एक स्वॉर्ड गिफ्ट करता है, बारबेरियन चीफ की वाइफ के लिए एक सम्मान के रूप में। सरफिना कर्टसी में उस गिफ्ट को मना कर देती है, लेकिन वाय कहता है कि जैसे ही वो उसकी क्राफ्ट्समैनशिप देखेगी वो खुद उसे लेना चाहेगी। थोड़ा हेजिटेंट होकर सरफिना उस स्वॉर्ड को ध्यान से देखती है और पाती है कि उसकी ब्लेड बेहद खूबसूरती से बनाई गई है और साथ ही इतनी शार्प है कि डॉट फाइट में जबरदस्त कटिंग पावर देने के लिए। जब सरफिना उस ब्लेड को ध्यान से देखती है तो द्वारवेन ब्लैकस्मिथ गर्व से बताता है कि उसने इसे एक रेयर मेटल मीथिल से बनाया है। ये सुनकर सरफिना हैरान रह जाती है और ड्वार्फ अपने काम की
और भी तारीफ करने लगता है, लेकिन तभी वाय उन्हें रोकता है और सरफिना को बाकी चीफ से इंट्रोड्यूस कराने लगता है। सबसे पहले वो ड्वार्फ्स को इंट्रोड्यूस करता है जो कुतो क्लैन के एल्डर्स हैं, वाजग्वैंस और बलहात। फिर वो एक्स एल्डर करका से मिलवाता है और स्पिरिट एल्डर निम्हाला से भी। आखिर में वाय उसे फेरी चीफ व्यू फ्यूमेक्स से मिलवाता है, जिससे मिलकर सरफिना को लगता है जैसे वो कोई सपना देख रही हो। वाय उसे रियश्योर करता है कि ये सब सच है, लेकिन फिर भी सरफिना उनके सामने नर्वस फील करती है। करका उसे रिलैक्स होने को कहता है क्योंकि ये उसका पहला मौका है इतने अजीब क्रीचर्स को देखने का। फिर निम्हाला उसे एक स्पेशल टी देती है, लेकिन बताती है कि ये नॉर्मल टी नहीं है, ये मेडिकल सेडेटिव्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन मैजिकल क्रीचर्स की बातें सुनकर सरफिना मानती है कि वो दुनिया के एक बिल्कुल नए साइड के बारे में सीख रही है। वाय बताता है कि उसने इन्हें पहले कभी नहीं देखा क्योंकि ये मैजिकल क्रीचर्स वेस्ट से दूर रहते हैं। ये सुनकर सरफिना सोचती है कि अब वे उससे मिलने के लिए इतने ईगर क्यों हैं। वाय समझाता है कि उसने खुद ये मीटिंग अरेंज की है ताकि एल्डर्स उसे अच्छे से जान सके। वो बताता है कि उसके बारबेरियन ट्राइब कॉर्नम ट्राइब के अलावा 4 और ट्राइब्स हैं जो मिलकर 5 ग्रेट ट्राइब्स अलायंस बनाते हैं। हालांकि वाय इस अलायंस का फ्यूचर ग्रेट चीफ है, लेकिन ये पोजीशन एक स्पेशल रिचुअल के बाद ही तय होती है जो स्पिरिट्स द्वारा किया जाता है। वो आगे समझाता है कि सिंस द 5 डॉट ट्राइब्स के पास अपनी अपनी यूनिक स्किल्स और कल्चर्स हैं और वे सभी हार्मनी में रहते हैं, एक दूसरे की स्ट्रेंथ से सपोर्ट करते हैं और अपनी वीकनेसेस को कवर करने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। लेकिन वाय अचानक इस सीरियस माहौल को खराब कर देता है जब वो कैजुअली कहता है कि ये अलायंस तब तक कुछ खास नहीं करता जब तक कोई बहुत बड़ा क्राइसिस ना आ जाए। ये सुनकर सरफिना सोचती है कि क्या उसके किंगडम का इन्वेजन उनके लिए एक बड़ा क्राइसिस था। उसकी बात सुनते ही सारे ट्राइबल चीफ्स जोर से हंसने लगते हैं। वाय तुरंत सरफिना से माफी मांगता है और समझाता है कि ये अलायंस टेरिटोरियल वॉर्स में इंटरफियर नहीं करता। ये सुनकर सरफिना सोचती है कि क्या उनके वॉर्स इनके लिए सिर्फ एनिमल्स की लड़ाई जैसे हैं। वाय कहता है कि इंसान भी ज्यादा अलग नहीं है एनिमल से, इसलिए उसे इसमें शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। वो ये भी बताता है कि ये अलायंस किसी और बड़े पर्पस के लिए बनाया गया था। सरफिना क्यूरियस होकर पूछती है कि वो क्या है। तब वाय रिवील करता है कि इस दुनिया में एक ऐसा खतरा है जो उन ड्रैगन से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है जिन्हें सरफिना अब तक देख चुकी है। वो कहता है कि ड्रैगन्स भले ही स्ट्रॉन्ग और मुश्किल अपोनेंट्स हो, लेकिन असली खतरा उनसे भी कहीं ज्यादा भयानक है। और वाय आगे बताने ही वाला होता है कि इस दुनिया में फीन्स नाम के क्रीचर्स होते हैं जो सोसाइटी के लिए जीते जागते खतरे हैं। इतना ही नहीं, पावरफुल वाय भी मानता है कि वो इलोरन के खिलाफ 1000 वॉर लड़ना पसंद करेगा, लेकिन उन विशस फीन्स का सामना नहीं करना चाहेगा। ये सुनकर सरफिना हैरान रह जाती है और सोचती है कि आखिर ये कैसे मॉन्स्टर्स हैं जो वाय जैसे योद्धा को भी डरा सकते हैं। यहाँ तक कि ट्राइबल चीफ्स भी उनका नाम सुनकर सीरियस हो जाते हैं और उनकी खुशी एकदम गायब हो जाती है। माहौल बदलने के लिए वे फिर से सेलिब्रेशन शुरू कर देते हैं और वाय को एनकरेज करते हैं कि वो सरफिना के साथ एक स्ट्रॉन्ग लेगेसी बनाए। वाय सरफिना को रियश्योर करता है कि एल्डर्स सच में उसका सम्मान करते हैं। वो बताता है कि जो क्लोथ्स और नेकलेस वो पहने हुए है वे सब एल्डर्स ने खुद बनाकर उसे गिफ्ट किए हैं ताकि उसका वेलकम हो सके। फिर करका बताता है कि उसने उसकी स्वॉर्ड को एन्चांट किया है जिससे वो अपने आप रिपेयर हो जाएगी। ये सुनकर सरफिना हैरान हो जाती है और पूछती है कि क्या ऐसा सच में पॉसिबल है। वाय मुस्कुराकर कहता है कि मैजिक बहुत पावरफुल होता है। ये सब देखकर सरफिना सोचती है कि बारबेरियन लैंड्स उतनी बुरी जगह नहीं है जितना उसने सोचा था। अगले दिन सरसी अचानक उसे डरा कर उठाती है। सरफिना उठते ही सोचती है कि क्या पिछली रात मैजिकल क्रीचर से मिलना सिर्फ एक सपना था, लेकिन तभी उसकी नजर एन्चांटेड स्वॉर्ड पर पड़ती है और उसे समझ आ जाता है कि सब कुछ सच था। तभी पीछे से वाय आकर उसे ग्रीट करता है। जैसे ही सरफिना मुड़कर देखती है वो फिर से फ्लस्टर्ड हो जाती है क्योंकि वाय ने अपनी बियर्ड फिर से शेव कर ली होती है। वाय उसकी रिएक्शन देकर एंजॉय करता है और उसे लंच के लिए बुलाकर बाहर चला जाता है। तभी सरसी अचानक उसके मुंह में एक सैंडविच ठूंस देती है। सरफिना जैसे ही उसे खाती है उसे उसका टेस्ट बहुत पसंद आता है। वो पूछती है कि ये मीट कहाँ से आया है तो सरसी बताती है कि ये उसी ड्रैगन का है जिसे सरफिना ने मारा था। सरफिना कैजुअली कहती है कि बारबेरियन पोल्ट्री काफी अच्छा होता है। ये सुनकर सरसी शॉक हो जाती है कि वो डेंजरस ड्रैगन्स को भी कॉमन बर्ड्स की तरह ट्रीट कर रही है। खाना खत्म करने के बाद वाय उससे कहता है कि वो उसके साथ चले किसी ऐसे इंसान से मिलने जिसे वो जानती है। सरफिना हैरान होती है कि बारबेरियन ट्राइब में ऐसा कौन हो सकता है जो उसे जानता हो, लेकिन वाय इसे सरप्राइज ही रहने देता है। कुछ समय बाद वे एक साधारण से घर के सामने पहुंचते हैं। डॉट उन्हें देखकर वो लेडी मुस्कुराते हुए सरफिना का स्वागत करती है और उस ऑर्डिनरी फैमिली को फेरोशियस ड्रैगन से बचाने के लिए उसकी तारीफ करती है। सरफिना कंफ्यूज्ड हो जाती है क्योंकि वो उसे पहचान नहीं पाती। ये देखकर वो लेडी हल्का सा मुस्कुराती है और कहती
कहती है कि इतने सालों में वो काफी बदल गई है। फिर वो अपना नाम बताती है, नलिया, जो कभी सरफिना के अंडर एक नाइट हुआ करती थी। ये नाम सुनते ही सरफिना को सब कुछ याद आने लगता है। उसे याद आता है कि नलिया एक पैशनेट और बहादुर लड़की थी जो हमेशा उसके साथ रहती थी और कई इंपॉर्टेंट मिशंस में उसकी राइट हैंड की तरह काम करती थी। दोनों ने मिलकर कई बार बारबेरियंस के खिलाफ वॉर लड़ी थी, अपने एल्डोरन किंगडम के लिए रिसोर्सेज हासिल करने के लिए। लेकिन एक मिशन के दौरान सरफिना और नलिया अलग हो गई थी और नलिया को एक बारबेरियन सोल्जर ने हरा कर कैप्चर कर लिया था। ये सब याद आते ही सरफिना शॉक में चली जाती है और वो सोचती है कि क्या उसके सामने खड़ी ये वुमन सच में वही नलिया है। तभी उसकी नजर नलिया के बड़े से बेली पर पड़ती है और नलिया मुस्कुराते हुए बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, अपने जहाँ एक वुमन उनका इंतजार कर रही होती है। सेकंड चाइल्ड। ये सुनते ही सरफिना की दुनिया जैसे उलट जाती है। नलिया उसे अपने घर के अंदर ले जाती है ताकि वे आराम से बात कर सके। वहाँ वो बताती है कि जब बारबेरियंस क्रिस्टल हेलमेट नाइट के बारे में बात कर रहे थे तब उसे समझ आ गया था कि उन्होंने उसकी फॉर्मर कैप्टन को कैप्चर किया है। सरफिना हैरान होती है कि नलिया ने यहाँ आकर एक हस्बैंड ढूंढ लिया और सेटल भी हो गई। नलिया समझाती है कि जिस बारबेरियन सोल्जर ने उसे हराया था उसी ने बाद में उसे प्रपोज किया और उसने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और उसके विलेज में बस गई। वो बताती है कि पिछले कुछ सालों से वो अपने हस्बैंड और फैमिली के साथ बहुत पीसफुली रह रही है और अब उसे लगता है कि उसकी पुरानी हॉट ब्लडेड नाइट वाली लाइफ किसी और की थी। ये सुनकर सरफिना सोचती है कि नलिया ने वाय को यहाँ बुलाने के लिए क्यों कहा, क्योंकि एक कॉमन पर्सन ऐसे ही ग्रेट चीफ को नहीं बुलाता। लेकिन नलिया हंसकर कहती है कि बारबेरियंस में स्टेटस को लेकर इतनी फॉर्मेलिटीज नहीं होती। वो ये भी कहती है कि वाय काफी हेल्पफुल है, इसलिए वो अक्सर उससे मदद मांग लेती है। ये सुनकर सरफिना को लगता है कि वो मजाक कर रही है क्योंकि वाय दिखने में किसी मैच्योर आदमी जैसा लगता है। लेकिन नलिया बताती है कि वाय सिर्फ 18 साल का है। ये सुनकर सरफिना पूरी तरह स्टन रह जाती है। वो मानने से इनकार करती है और कहती है कि इतना छोटा लड़का इतनी बड़ी बियर्ड नहीं रख सकता। वाय उसकी टीजिंग को बुरा नहीं मानता और बताता है कि वो नलिया की मदद इसलिए करता है क्योंकि उसका हस्बैंड उसका कजिन है। फिर भी सरफिना उसके आगे को लेकर अटक जाती है। तब नलिया कैजुअली कहती है कि सरफिना इस साल 26 की हो जाएगी। ये सुनकर सरफिना ऑकवर्ड फील करती है, जबकि वाय कहता है कि उसकी आगे तो मैरिज के लिए परफेक्ट है। लेकिन सरफिना उसका कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट नहीं करती। तब वाय मजाक में पूछता है कि अगर वे पहले मिले होते तो क्या वो उसे कन्विंस कर पाता। अचानक सरफिना गुस्से में अपनी ब्लेड जमीन पर मारती है और कहती है कि चाहे वे कभी भी मिले होते वो कभी भी अपने एनिमी की वाइफ नहीं बनती। कुछ पल के लिए वाय चुप हो जाता है, फिर उसकी सीरियस बात पर हंसने लगता है। अचानक वो सरफिना से माफी मांगता है कि उसने उसे छेड़ा। सरसी को समझ नहीं आता कि उसका एटीट्यूड अचानक क्यों बदल गया। तब नलिया पूछती है कि जब सरफिना को कैप्चर किया गया था तो वो कितनी इंजोर्ड थी। सरसी बताती है कि सरफिना उतनी इंजोर्ड नहीं थी, बल्कि इंजोर्ड बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन उसकी स्वॉर्ड लड़ाई के दौरान टूट गई थी। ये सुनकर नलिया कहती है कि वाय ने सच में सरफिना को हराया ही नहीं था, उसने बस उसकी ब्लेड डिस्ट्रॉय की थी। वो समझाती है कि नॉर्मली एक नाइट और एक वॉरियर तब तक लड़ते हैं जब तक कोई एक मर न जाए या लड़ने के काबिल न रहे। लेकिन वाय के केस में इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ एडवांटेज और एन्चांटेड स्वॉर्ड होने के बावजूद वो सिर्फ इसलिए जीता क्योंकि सरफिना की साधारण स्वॉर्ड टूट गई, न कि इसलिए कि उसने उसे सीधे हिट किया। नलिया ये भी कहती है कि अगर वाय और सरफिना सेम इक्विपमेंट के साथ लड़े तो अगली लड़ाई में शायद वाय की ही मौत हो जाए। ये सुनकर सरसी शॉक में आ जाती है, लेकिन नलिया ये भी मानती है कि बेटर इक्विपमेंट होना भी वॉर स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। वो ये भी याद दिलाती है कि वाय ने सरफिना के खिलाफ अपनी थंडरिंग वॉइस का इस्तेमाल नहीं किया था, तो असली फाइट में वो सिचुएशन पलट भी सकता है। फिर भी वो कहती है कि वाय को सरफिना को हराने का घमंड नहीं करना चाहिए, जिससे वाय थोड़ा एम्बेरस्ड हो जाता है। सरफिना चुप रहती है और वाय मन ही मन थैंकफुल होता है कि फेट ने उसे उस दिन जीतने का मौका दिया। कुछ देर बाद नलिया का हस्बैंड विडल घर लौटता है। वाय को देखकर उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है। वो अपने बेटे को नलिया को देता है और दोनों अपने फैमिली के साथ एक पीसफुल पल बिताते हैं। ये देखकर सरफिना को अपने पुराने दिन याद आते हैं जब नलिया उसके साथ एक नाइट थी और बारबेरियंस को हराकर उनके लैंड पर कब्जा करना चाहती थी। लेकिन अब वही नलिया उन्हीं लोगों के साथ एक पीसफुल लाइफ जी रही है। सरफिना सोचती है कि नलिया अब एक हाउसवाइफ के रूप में ज्यादा खुश लग रही है बजाय एक ब्लडथर्स्टी सोल्जर के। ये सोचकर वो खुद ही थोड़ा एम्बेरस्ड हो जाती है। फिर विडल और नलिया डिनर बनाने के लिए उठ जाते हैं। उस रात सरफिना अकेली बीच पर बैठी अपने थॉट्स में खो जाती है। तभी वाय उसके पास आता है। सरफिना उससे कहती है कि पहले उसे बारबेरियन लैंड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, फिर भी वो आगे बढ़ी सिर्फ इन लोगों को मारने
करने और उनकी जमीन छीनने के इरादे से। हालांकि वो अभी भी अपने लोगों के लिए कुछ यूजफुल लेकर जाना चाहती है। सरफिना मानती है कि इन इनोसेंट ट्राइब्स के खिलाफ लड़ना गलत था। वो ये भी स्वीकार करती है कि वाय को एनिमी की तरह ट्रीट करना सही नहीं है, लेकिन साथ ही वो ये भी कहती है कि वो अभी भी अपने किंगडम के लोगों के प्रति लॉयल है। अपने ड्यूटी के बोझ के साथ सरफिना सोचती है कि वो वाय से शादी नहीं कर सकती। वाय उसके फीलिंग्स को समझता है, लेकिन तभी सरफिना धीरे से मानती है कि उसके पर्सनल फीलिंग्स उसके नाइट होने की ड्यूटी से अलग है। वो हल्के शर्माते हुए कहती है कि शायद मैरिज इतनी बुरी भी नहीं होगी। ये सुनकर वाय उसे टीज करता है कि वो एक पल कुछ कहती है और अगले ही पल अपना माइंड बदल लेती है। अगले दिन वाय फिर से उसे पिछली रात की बातों को लेकर छेड़ता है। सरफिना कहती है कि वो बस उस समय के इमोशंस थे। ये सुनकर वाय थोड़ा डिसअपॉइंटेड होने का नाटक करता है, लेकिन आखिरकार सरफिना समझ जाती है कि वो अपने फीलिंग्स छुपा नहीं सकती और मान लेती है कि जो उसने कहा वो उसके दिल की गहराई से आया था। और इसी के साथ एपिसोड 4 यही खत्म होता है। सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि अगला पार्ट मिस न हो।